फ़लस्तीन में रहने वाले जो अरब हैं वो मूल निवासी हैं, और जो ज़ियोनिस्ट लोग हैं ये विदेशों से आए हैं, आक्रमणकारी हैं, और ये मूल निवासियों को पूरी तरह ग़ुलाम बनाकर रखना या खदेड़ देना चाहते हैं और पूरे देश पर अकेले अपना साम्राज्य कायम करना चाहते हैं। और ये फ़लस्तीन के लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये दरअसल एक मूल निवासियों की लड़ाई है, जिसमें हर देश के मज़लूमों और मूल निवासियों को आक्रमणकारियों और विदेशियों के मुकाबले में उनका साथ देना चाहिए। जो कुछ ये ज़ियोनिस्ट लोग पिछले 70-80 साल से या उससे भी ज़्यादा से इन फ़लस्तीनियों के साथ करते चले आ रहे हैं, उसका सबसे लेटेस्ट जो डेमोंस्ट्रेशन हुआ है वो ताज़ा हमला है। ये दो गुटों के दरमियान की लड़ाई नहीं है, ये एक एरोगेंट अहंकारी विदेश से आए हुए आक्रमणकारियों का हमला है मूल निवासियों पर, निहत्ते कमज़ोर मगर बहादुर। इस 11 दिन के अंदर अंदर जो कुछ जुल्म हुआ है वहाँ, आप शायद उससे पूरी तरह वाकिफ़ होंगे। 2000 के करीब लोग बुरी तरह ज़ख्मी हैं, कई 100 लोग अपनी जान दे चुके, शहीद हो गए, हज़ारों हज़ार बेकसूर लोग बेघर हो गए, बच्चे यतीम हो गए, और शहीद होने वालों में भी बड़ी तादाद मासूम बच्चों और बच्चियों की है। हज़ारों या सैकड़ों सुहागनों का सुहाग उजड़ गया। ये है उस ऊँट का कारनामा जो पहली बार इस शताब्दी के शुरू में, इसका मतलब 20वीं शताब्दी के शुरू में फ़लस्तीन की सरज़मीन पर नमूदार होना शुरू हुआ था। उस वक्त से लेकर अब तक जो कुछ हुआ है उसको बयान करने के लिए तो हफ्तों चाहिए। ऐसी धोखेबाजी, ऐसी मक्कारी, ऐसे षड्यंत्र, ऐसी साजिशें, ऐसे फ़रेब, ऐसा जुल्म और जारहियत, ऐसा वायलेंस जिसकी मिसाल पूरी इंसानी तारीख़ में ढूंढना शायद बहुत आसान न हो। मैं चाहता हूँ और आपका मैं हक़ समझता हूँ, इसलिए कि मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ इस मुल्क में जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मज़लूम लोगों की है, जो चाह रही है कि हर कच्चे पक्के घर में उसका संदेश पहुँचे और तमाम मज़लूम इकट्ठा हों और इकट्ठा होकर इस मुल्क में भी इंसाफ के कायम करने की कोशिश करें। और आप जानते हैं कि अमन इंसाफ के बग़ैर कायम नहीं हो सकता। इसलिए आपका हक़ है कि मैं ज़्यादा तफसील के साथ इस बात को आपको समझाऊं। अटलांटिक ओशन से लेकर अरेबियन सी तक अरब दुनिया फैली हुई है, और फ़लस्तीन हमेशा से इस अरब दुनिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट और कहा जाए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है। और मैं चूँकि ख़ुद अरब मुल्कों में रहा हूँ और बहुत बड़ी तादाद में पूरी अरब मुल्कों के लोगों से मेरी जान पहचान रही है, देखा है मैंने वहाँ लोगों को, तो मैं अपने डायरेक्ट तजर्बे की बुनियाद पर भी कह सकता हूँ कि फ़लस्तीन के लोग दुनिया में, अरब दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज़्यादा समझदार, सबसे ज़्यादा बहादुर और हौसलामंद लोग नज़र आते हैं।
फ़लस्तीन पर शुरू से कनानी आबाद रहे। कनानी एक अरब कौम है, अरबों की एक बहुत फोरफादर थे कनान, उनकी औलादों का नाम है। ये अरब से आए थे, यमन से आए थे और आकर यहाँ फ़लस्तीन में बसे थे। और एक तरह से अगर आप ये कहें कि जोग्राफिकली फ़लस्तीन को पश्चिम एशिया के एक चौराहे की हैसियत हासिल थी। बिल्कुल जिस तरह हमारे देश में बहुत जगह जगह से लोग आए, आक्रमण किया, यहाँ आकर बसे, और उसी तरह फ़लस्तीन पर भी बहुत सी कौमें आती रहीं। फैसानी आए, हेब्रिव लोग आए, इब्रानी लोग आए, यूनानी लोग आए, ग्रीक्स आए, रोमन आए, पर्शियन आए, बहुत सी कौमें यहाँ पर आईं। और उनके आने के क्या क्या उस वक्त रीज़न्स रहे थे, उनकी तफसीलात में जाने का तो इस वक्त नहीं है। लेकिन ये सब कौमें वहाँ आईं ज़रूर, लेकिन किसी कौम ने वहाँ के अरब कैरेक्टर को बदलने की कोई कोशिश नहीं की, और वहाँ मेजॉरिटी मूल निवासी अरबों ही की रही। 95% आबादी भी अरबों ही की रही। बिज़नेस हो, लेन देन हो, समाजी रिलेशंस हों, हर लिहाज से, मज़हब और धर्म के लिहाज से भी फ़लस्तीन अरब दुनिया से जुड़ा रहा। इसीलिए हमारे ज़माने के बहुत ही मशहूर हिस्टोरियन गुज़रे हैं, प्रोफेसर आर्नल्ड टॉइनबी। उन्होंने अपनी एक मशहूर किताब है उनकी, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री का उन्होंने मुताला किया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे अपने उन हमवतन अंग्रेज़ों की समझ पर हंसी आती है जो फ़लस्तीन पर यहूदियों का हक तस्लीम करते हैं, अधिकार मानते हैं। 1800 साल के बाद यहूदी अब ये कहने लगे हैं कि ये सरज़मीन उनकी थी, क्योंकि उनके बुज़ुर्गों ने वहाँ कभी 70 साल तक हुकूमत की थी। ये भी एक बात आप मैं बीच में कह दूँ, भूल न जाऊँ, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि धर्म का ताल्लुक किसी विशेष ज़ात से नहीं होता। धर्म तो कैरेक्टर का नाम है। खुदा हमेशा जब वो इंसानों को अच्छी ज़िंदगी गुजारने के आदेश दिया करता है, आदर्श ज़िंदगी गुजारने की, तो उसमें वो लोगों को इस पर उभारता है कि लोगों, अगर तुम इन आदर्शों पर चलोगे तो तुम दुनिया में सबसे अच्छी कौम बनकर रहोगे, तुम दुनिया में इज़्ज़त के साथ रहोगे, और दुनिया से जाने के बाद, उस मरने के बाद वाली दुनिया में भी तुमको इज़्ज़त और सुकून और जन्नत मिलेगी। लेकिन बार बार ऐसा हुआ है कि उस थोड़े दिन के बाद उस धर्म की तरफ अपनी निस्बत करने वाले लोगों ने ये महसूस कर लिया कि ये हमारा नस्ली हक है। चाहे हमारा कुछ भी कैरेक्टर हो जाए, चाहे हमारा ईमान भी कमज़ोर हो जाए, ख़राब हो जाए, हमारी आस्था बिगड़ जाए और हमारा जो कैरेक्टर है वो बिगड़ जाए, मगर चूँकि हम फ़लाँ नस्ल के हैं, फ़लाँ ज़ात के हैं, तो इसलिए हम तो मोक्ष पाएंगे, हम तो निजात पाएंगे, हम तो ये है। बिल्कुल जिस तरह ब्राह्मण सोच है, ये सोच दुनिया में बार बार कुछ लोगों में फैली है, वही उसी का शिकार ये लोग भी हुए जो अपने को यहूदी कहा करते हैं। 70 साल का एक छोटा सा अरसा मिलता है जिसमें उन लोगों का फ़लस्तीन पर राज हुआ। उसके बाद उनके अंदर बिगाड़ आया तो खुदा ने उस जगह उस राज को उनके हाथ से छीन लिया, दूसरी कौमों को वहाँ पर भेज दिया। अगर यही फ़लसफ़ा मान लिया जाए तो अमेरिका पर तो मौजूदा अमेरिकनों का कोई हक नहीं है, ना
बरतानिया, इंग्लैंड इस बात का इनकार कर सकता है कि उस पर अब भी रोमनों का कब्ज़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले रोमन वहाँ हुक्मरान थे। ये जो दावा है ज़ियोनिस्ट लोगों का, ये बिल्कुल गलत है। अगर दुनिया में इतने पुराने नस्ली लोगों के अधिकारों को मान लिया जाए तो ये तो फिर पूरी दुनिया में एनार्की फैल जाएगी। खुद हमारा देश भी इसी का शिकार है। ये जो मौजूदा फ़लस्तीन का मसला है, ये शुरू हुआ है 20वीं सदी के बिल्कुल शुरू से। उस वक्त यूरोप के कुछ ज्यूज़ ने ऑस्ट्रिया के एक ज़ियोनिस्ट जर्नलिस्ट थियोडोर हेrzl जिसका नाम था, उसकी रहनुमाई में एक फ़ैसला किया कि इस फ़लस्तीन में कुछ यूरोपियन यहूदी जाकर आबाद हों। मैं ख़ास तौर पर आपसे कहना चाहता हूँ कि यूरोपियन यहूदी। ये फ़ैसला इसलिए नहीं किया गया था कि ये फ़लस्तीन की सरज़मीन से ज्यूज़ को कुछ ऐसा मजहबी रिश्ता और धार्मिक लगाव रहा, जैसा कि मिसाल के तौर पर हमारे देश में बौद्धों के धार्मिक स्थान हैं, सारनाथ है, गया है, तो दुनिया भर के बौद्धों को वहाँ से अकीदत है। अब क्या दुनिया भर के बौद्धों को अकीदत की वजह से ये कहा जाए कि ये जो हमारे देश के इलाके हैं, इनके अंदर भारत की निकाल कर बौद्धों की अलग हुकूमत कायम होनी चाहिए? ये कौन पढ़ा लिखा आदमी ये बात कहेगा? अब फ़लस्तीन में ज़ियोनिस्ट लॉबी को एक आसानी ये मिली यहूदियों को निकाल कर यूरोप से फ़लस्तीन बसाने में कि पूरी यूरोप यहूदियों को, ज्यूज़ को अपने यहाँ बसाने पर आमादा नहीं था। सब परेशान थे। अजीब कैरेक्टर इस कौम का है, ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। हर देश ने इनको अपने यहाँ से निकाला, हर देश परेशान हुआ। इन्होंने हर देश को जाकर लूटा, हर देश के रिसोर्सेज पर कब्ज़ा किया। आर्यन नस्ल का एक मिजाज होता है। हम भी तो इस मुल्क में क्या देख रहे हैं, अपने मुल्क में यही तो देख रहे हैं। यहाँ भी तो वही जो आर्यंस हैं, ब्राह्मण्स। और ये बात तो आप शायद आपसे ज़्यादा और कोई नहीं जानता कि साबित हो चुका है साइंटिफिकली कि ज्यूज़ का और ब्राह्मण्स का डीएनए एक है। वही कैरेक्टर, वही मिजाज, नमक हरामी का, धोखा देने का, लूट खसोट का। यूरोप वाले इनसे तंग थे और इनको निकालना चाहते थे कि ये यहाँ से जाएं किसी तरह। अब जब हेrzl की क़यादत में स्विट्ज़रलैंड के शहर बासल में, या बासले कहिए उसको, क्या प्रोनाउंसिएशन उसका किया जाएगा, पहली ज़ियोनिस्ट कॉन्फ्रेंस 27 अगस्त 1897, 19वीं शताब्दी के बिल्कुल आखिर में जब ये कॉन्फ्रेंस की डॉक्टर हेrzl ने, तो उस वक्त फ़लस्तीन ही पर नज़र पड़ी कि यहूदियों को या एक ज़ियोनिस्ट स्टेट जो बनाना है, ये फ़लस्तीन में बनाना है। उस वक्त ये खाली मकसद बताया गया कि सारे दुनिया के यहूदी मिलकर दुनिया के किसी हिस्से में एक ऐसी रियासत स्टेट बनाने की कोशिश करें जहाँ पर ज्यूइश रिलीजन के मुताबिक हुकूमत का काम चलाया जाए। अब इसमें कहाँ बनाया जाए, तो साइप्रस पर भी नज़र पड़ी, मगर ग्रीक्स लोगों की ज़बरदस्त मुखालफत के वजह से इसे छोड़ दिया गया। फिर तजवीज़ हुई कि जो ईस्टर्न अफ्रीका में केनिया है, वहाँ उस जगह पर बसाया जाए। तो ये तजवीज़ भी शुरू में मान ली गई, मगर ब्रिटिश हुकूमत ने और जो इन्फ्लुएंशियल ज्यूज़ थे यूरोप में,
उन्होंने इसे किसी और कई मसलहतों की बिना पर रद्द कर दिया। ये मैं बाद में शायद कहूँ कि ये तो खुदा का प्लान था कि इनको आकर फ़लस्तीन में ही बसना है, और कुरान में इसकी तरफ साफ साफ इशारा किया गया कि पूरी दुनिया को इनसे छुटकारा मिलेगा तब जब दुनिया भर से ये आकर इकट्ठा होंगे फ़लस्तीन में, और वहाँ ज़बरदस्त इंसाफ वाला गिरोह खड़ा होगा, इंसाफ के लिए जान देने वाला, बहादुर, बाहिम्मत, कमिटेड, डेडिकेटेड, और फिर उसके ज़रिए से इनके गुरूर को तोड़ा जाएगा और इनके वजूद से इस दुनिया को पाक किया जाएगा। तो कीनिया वाला भी आए, जो सजेशन था वो भी रिजेक्ट कर दिया गया। फिर मिस्र के सहराए सीना या वादी सीना में, सेनाई में, वहाँ भी के बारे में भी एक राय आई, मगर मिस्र की उस वक्त की हुकूमत ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। लेकिन ये ब्रिटिश साम्राज्य की और इम्पेरियलिज्म की दरअसल ये पूरी साजिश के तहत ये तय हुआ कि यूरोप से इन यहूदियों को भेजा जाए फ़लस्तीन के होमलैंड में। उस वक्त का जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था उस दौर का, उसने, जो ख़ुद जीव था, यहूदी था, उसने अपनी डायरी में ये तक लिखा है कि इंडिया में हम अपनी हिफाजत मिस्र में मोर्चा बनाए बगैर नहीं कर सकते। यानी अरब दुनिया को भी ब्रिटिश साम्राज्य के तसल्लुत में लिया जाए, इसके बगैर इंडिया में जो हमारा साम्राज्य चल रहा है वो बाकी नहीं रहेगा। उधर स्विस कैनाल भी खुल गई थी, तो उसकी वजह से फ़लस्तीन और उसके आसपास का इलाका बहुत अहम हो गया था, और जो पश्चिमी ताकतें थी वो चाहती थी कि पूरा कंट्रोल उनका स्विस कैनाल पर रहे। बहरहाल इन मुख्तलिफ वजहों से ब्रिटिश सरकार ने ज़ियोनिज़्म की, ज़ियोनिस्ट लॉबी की बहुत सपोर्ट किया उनको, यहाँ तक कि ब्रिटिश जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस थे, उन्होंने अपने बैंकों के ख़जाने उन ज़ियोनिस्ट जो कोलोनाइज़र थे, सरमायादार थे, उनके लिए खोल दिए, ताकि वो पैसे की मदद से फ़लस्तीनियों की जो खेती की ज़मीनें थी, फ़लस्तीन का पूरा खेती पर निर्भर करता है, तो बहुत शानदार वहाँ ज़मीन है, तो उन ज़मीनों को ख़रीद कर वहाँ पर अपने जाकर बसना शुरू करें। इस बीच में ज़ियोनिस्ट लीडर्स ने ओटोमन एम्पायर, जो उस्मानी खिलाफत थी, उसके जो हुक्मरान थे, रूलर थे उस वक्त के सुल्तान अब्दुल हमीद, उनकी बहुत खुशामद की, बड़े लालच दिए कि आपका सारा कर्ज़ा हम अदा कर देंगे, अलग से आपको पर्सनल गिफ्ट भी हम देंगे, हज़ारों लाखों पाउंड का, और सरकारी ख़जाने में भी हम पैसा जमा कर देंगे, लेकिन आप हमको फ़लस्तीन में बसने की इजाज़त दे दीजिए। इसलिए कि उस वक्त फ़लस्तीन उस्मानी खिलाफत के ओटोमन एम्पायर के अंडर में था। लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद ने कहा कि मैं हर ख़तरा मोल लेने को तैयार हूँ, मगर ये करप्शन, ये बेईमानी किसी कीमत पर मैं नहीं करूँगा। और इसी के नतीजे में उस्मानी खिलाफत का तख्ता उल्टा गया। किसी मौके पर ये सारी बातें भी आनी चाहिए। मैं बहुत दिन से ये बात सोचता रहा हूँ कि कम से कम हमारे राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चे के कैडर को जो ट्रेनिंग उसकी होनी चाहिए, उसमें बहुत से इंटरनेशनल जो हालात हैं उनसे भी उनको वाकिफ़ कराना चाहिए। इसलिए कि एक देश की जो सियासत होती है वो इंटरनेशनल सियासत से जुड़ी हुई होती है।